हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यानी कि जो किडनी की यूनिट है जिसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं, तो वो क्या है? वो नेफ्रॉन ही है। और ये नेफ्रॉन ही होते हैं जो किडनी के अंदर ब्लड का फिल्ट्रेशन, ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि किडनी के अंदर लगभग 10 लाख, एक किडनी के अंदर लगभग नेफ्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 10 लाख होती है। तो ये इतनी भारी मात्रा में नेफ्रॉन जो पाए जाते हैं, तो ये क्या फंक्शन करते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इस स्ट्रक्चर के हम डिटेल्स के बारे में इसमें स्टडी करेंगे कि नेफ्रॉन किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन करता है और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। देखिए, पहली चीज तो ये है कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कार्टिकल नेफ्रॉन होता है और एक मेडुलरी नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? मेडुलरी, जिसको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो लेकिन जो अधिकतर नेफ्रॉन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो कार्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। तो इस तरह से काफी मात्रा में नेफ्रॉन होते हैं किडनी के अंदर और एक कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, नेफ्रॉन का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? कप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? मैलपिघियन बॉडी कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मैलपिघियन बॉडी बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है? मैलपिघियन बॉडी है। ये कैसा होता है? कप लाइक या कटोरे के समान ये संरचना होती है। तो ये नेफ्रॉन का वह भाग है जहां पर ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। अब देखिए, इस कप के अंदर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। हिंदी में इसको बोलते हैं केशिका गुच्छ बोलते हैं। अब ये कैसे बनता है तो ये आपको समझना है। यहाँ पर देखिए एफरेंट आर्ट्रियोल्स लिखा है, एफरेंट आर्ट्रियोल्स और इफरेंट आर्ट्रियोल्स। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या है? ए डबल एफ ई और यहाँ पर क्या है? ई डबल एफ ई। तो इसको हम पढ़ते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल्स और इसे कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अभिवाही और अपवाही धमनिका। देखिए, एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है ये ब्लड को लेकर यहाँ पे आते हैं। ब्लड जो है एफरेंट आर्ट्रियोल्स के द्वारा कहाँ आता है? ग्लोमेरुलस में आता है। और यहां से जिसके द्वारा, जिस डक्ट के द्वारा जाता है उसको क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, जो ब्लड को ला रहा है, इसका जो व्यास है वो क्या है? ज्यादा है। और इफरेंट आर्ट्रियोल्स का जो व्यास है वो क्या है? कम है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इसका व्यास अधिक होने की वजह से जितना ब्लड आता है उतना एक साथ जा नहीं पाता है, क्योंकि क्योंकि इसका जो व्यास है वो क्या है? कम है। तो इस तरह से यहाँ पर एक प्रेशर बन जाता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। उसी प्रेशर के कारण ही क्या होता है कि ये जो ब्लड है यहाँ का ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड है वो क्या हो जाता है? फिल्टर हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रेशर काम करता है, उसी प्रेशर के माध्यम से ब्लड जो है फिल्टर होता है। तो ये क्या है? ग्लोमेरुलस है जो किसके द्वारा बना है? इफरेंट और इफरेंट आर्टरीओल्स से मिलने से बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब बात करते हैं बोमेन कैप्सूल की। तो इसके चारों ओर इस तरह से कैप्सूल पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल जो होता है, तो इधर देखिए, बोमेन कैप्सूल डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। बोमेन कैप्सूल क्या है? डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए, एक वाल तो ये है और एक वाल ये है। ये आउटर है, ये क्या है? इनर है। अब ये जो आउटर वाल होती है वो किसकी बनी होती है? तो एक्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। ये आउटर वाल किसका बना है? एक्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। और ये जो इनर वाल है ये किसकी बनी होती है? तो यहाँ पर स्पेशल टाइप के सेल पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट सेल। क्या कहते हैं? पोडोसाइट सेल सेल कहते हैं, और या इसे सिल्ट पोर कहते हैं। तो इसी इनकी व्यवस्था ऐसे होती है कि बीच में गैपिंग होती है और उसी गैपिंग के द्वारा ही क्या होता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो ये तो हो गया बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बारे में।
यानी माइलपेगियन बॉडी के बारे में अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और स्टडी करते हैं। तो देखिए क्या है कि ये पूरा का पूरा जो नेफ्रॉन होता है ये दो पार्ट में किडनी के अंदर होता है। एक तो कार्टिकल रीजन होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कार्टेक्स, यानी कि बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये कहाँ होता है? कार्टेक्स में होता है। ऐसे आप समझिए कि ग्लोमेरुलस है, मतलब माइलपेगियन बॉडी है, और जितनी मुड़े हुए भाग होते हैं नेफ्रॉन के वो कहाँ होते हैं? वो कार्टेक्स रीजन में होते हैं। और बाकी स्ट्रेट लाइन वाले जो डक्ट हैं वो कहाँ पर होते हैं? वो मेडुला में होते हैं। तो माइलपेगियन बॉडी, पीसीटी और डीसीटी ये कहाँ है? कार्टेक्स में है। लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट ये कहाँ है? ये मेडुला रीजन में पाया जाता है। अब पीसीटी का मतलब क्या है? तो इसे हम, इसका जो फुल नेम है वो क्या है? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, हिंदी में अगर बोले तो समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो क्यों कहा गया है? क्योंकि ये नेफ्रॉन का वह भाग है जो माइलपेगियन बॉडी के पास में होता है और मुड़ा होता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब यहाँ पे क्या होता है? तो लगभग 80% रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि नेफ्रॉन्स के अंदर सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन, अधिक परसेंटेज में रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पीसीटी में सबसे अधिक क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो लगभग 80% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है? पीसीटी में हो जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाता है। एक चीज और, पीसीटी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या नेफ्रॉन में सबसे ज्यादा होती है। हाई माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन पीसीटी, यानी पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा तो क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी मिलेगा। अब रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है? तो यहाँ पर दो प्रोसेस होता है, एक तो रीअब्जॉर्प्शन का होता है और एक सिक्रीशन का होता है। तो जितने एरो बाहर की ओर हैं, बाहर की ओर लगे हैं, इसका मतलब यह है कि ये सब क्या हो रहे हैं? रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, यानी इस डक्ट से ये सब क्या हो रहे हैं? बाहर निकाले जा रहे हैं और रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। और ये जितने नीचे की ओर एरो लगे हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो है इस डक्ट के अंदर जा रहा है, पीसीटी के अंदर इनको डाला जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिक्रेशन बोलते हैं। अब देखिए जैसे रीअब्जॉर्प्शन किसका किसका होता है, तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि लगभग 90%, 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, 1% केवल जो है यहाँ से वेस्ट के रूप में, यूरिन के रूप में जो है बाहर निकलता है। ठीक, तो अधिकतर कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो यहाँ से फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है। अगर ये रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ना हो तो क्या होगा कि हमारे बॉडी से बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बाहर निकल जाएंगे यूरिन के साथ में, और उनकी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, तो ये काफी बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसलिए किडनी के अंदर ये पावर है कि वो रीअब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे NaCl है, H2O है, जल है, ग्लूकोज है, बाइकार्बोनेट है, इसके अलावा जो है अमीनो एसिड होता है। तो ये सब चीजें हमारे बॉडी के लिए यूजफुल है, तो इनको वापस से क्या कर लिया जाता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके अलावा H+ NH3 इनको इसके अंदर डाला जाता है आयनिक बैलेंस करने के लिए। तो ये तो हो गया पीसीटी। इसके अलावा ये रीअब्जॉर्प्शन अधिक मात्रा में कैसे कर लेता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कैसे कर लेता है, तो इसकी जो आंतरिक वाल होती है उसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर। क्या कहते हैं? ब्रश बॉर्डर, यानी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसा क्यों है? क्या उसमें पाया जाता है? तो आपने माइक्रोबिलाई का नाम सुना होगा। माइक्रोबिलाई ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अवशोषण की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? ब्रश बॉर्डर यानी कि माइक्रोबिलाई होते हैं जो अवशोषण की दर को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसके बाद में इसका जो निचला पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? हेनले लूप, लूप ऑफ हेनले बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। यहाँ पर सबसे कम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन होता है। सबसे कम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? लूप ऑफ हेनले में होगा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? इस आने वाली डक्ट को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्ब। इसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब। और इधर से ऊपर जो जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? थिन असेंडिंग लिम्ब। थिन असेंडिंग लिम्ब।
और ये जो होता है इसको थिक असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। ये जो डक्ट होती है असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाटर के लिए क्या है, परमेबल है, बट ये असेंडिंग लिम्ब जो होता है ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, आयनों के लिए क्या होता है, परमेबल होता है। इसके बाद डीसीटी का नंबर आता है, तो पीसीटी के बाद में रीअब्जॉर्प्शन अधिक कहाँ होता है, डीसीटी में होता है, जहां पर Na+H2O बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, K+H+ ये सब जाकर वहां पर इस डक्ट के अंदर इंटर करते हैं। ठीक, और ये जो डक्ट है इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो यूरिन को कलेक्ट करता है और यहाँ से पेल्विस में छोड़ेगा और पेल्विस से ये फिर यूरिन जो है यूरेटर्स में चला जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।